सुबह के 7 बज चुके थे। अक्टूबर का महीना था, तो सुबह की हल्की ठंड में नींद लेने का भी अपना एक अलग ही मजा है। राज सोकर उठा और उठते ही उसने अपना मोबाइल चेक किया। वह मोबाइल जो साइलेंट मोड पर था, उसमें उसने देखा कि कई सारी मिस कॉल आए हुए थे। घर वाले भी बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे। राज जल्दी से उठा और गेट खोला। गेट खोलते ही राज के पापा ने राज को गले लगा लिया। राज ने देखा कि सारे घर वाले बहुत खुश हैं। उनकी खुशी देखकर राज को भी बहुत खुशी हुई। राज ने जानना चाहा तो सबने कहा कि पहले मुंह हाथ धो लो, फिर बात करते हैं। राज जल्दी से हाथ मुंह धोकर कमरे में पहुंचता है। माँ ने राज के लिए दूध गर्म किया और बाकी सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि राज चाय नहीं पीता था। तभी राज के पास उसके बेस्ट फ्रेंड देव का फोन आता है। देव, हेलो मेरी जान, गुड मॉर्निंग एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। आखिर तुझे तेरी मंजिल मिल ही गई। तू फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया। बाबले, आज तेरी कामयाबी की पार्टी मेरी तरफ से मेरी जान। राज अपने आंसू पोंछते हुए अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है। थैंक्स देव, और जल्दी से तू मेरे घर आ जा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस खुशी में तू भी शामिल हो। देव, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ, बाकी बातें आकर करते हैं। राज को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका चयन हो गया, लेकिन उसे इस बात का भी बहुत दुख था कि देव का इस बार चयन नहीं हुआ। लेकिन देव एक बहुत ही सकारात्मक सोच वाला, इंटेलिजेंट और मेहनती लड़का है। उसके भी घर वालों के हालात वही हैं जो इस समय राज के घर के हैं। देव बहुत खुश है कि उसके प्रिय दोस्त का चयन हो गया, और राज इस बात से खुश है कि अब वह देव की हेल्प कर पाएगा। राज अपनी मम्मी के गले लग जाता है। उसकी मम्मी प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहती हैं, बेटा, हमें पता था हमारे घर के हालात तू ही सुधार सकता है। आज तूने खुद को साबित किया है। इतने में राज की बहन पिंकी, भैया पहली सैलरी से मैं शहर जाकर शॉपिंग करके आऊंगी। राज, हाँ हाँ, अब तो तेरी शॉपिंग की तैयारी ही करनी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ कि पहली सैलरी में ही तेरी शॉपिंग करवा दूं, पर उसके लिए ढूंढना पड़ेगा ना जो तेरे नखरे उठा सके। सभी राज का इशारा समझकर हंसने लगते हैं। जब पिंकी को पता चलता है कि वह मेरी शादी की बात कर रहा है, तो वह राज के बालों को पकड़कर एक हल्का सा मुक्का उसकी पीठ पे मारती है और कहती है, खबरदार, जो मेरी शादी की बात की, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अचानक फोन की घंटी बजती है। राज कॉल रिसीव करता है तो एक हल्की सी आवाज आती है, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। राज थैंक यू बोलता उससे पहले ही फोन कट जाता है। राज का मन करता है कि दोबारा कॉल करके पूछे, पर दूसरे ही पल वह अपना इरादा बदल देता है। थोड़ी देर में देव भी आ जाता है। पूरे दिन बधाई देने वालों का तांता लगा रहता है। शाम को देव और राज घूमने के लिए जाते हैं। राज, जो इस समय एक निजी विद्यालय में अंग्रेजी विषय का अध्यापन करवा रहा था, देव भी उसी विद्यालय में हिंदी पढ़ाता था। आज शाम को जब राज घर आता है तो अपने पापा के साथ खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। आज वह पूरे दिन कुछ ज्यादा ही थक गया था, तो जल्दी से अपने बिस्तर पर पहुंचता है। आज नींद आंखों से कोसों दूर है। राज अपने बीते अतीत को याद करता है, जब वह एक एक पैसे के लिए तरसता था। साथ ही वह आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने भी देखता था। सोचते सोचते राज अतीत के ख्यालों में खो जाता है। राज धीरे धीरे अतीत के ख्यालों में खो जाता है। वह याद करता है उन दिनों को जब वह 4 वर्ष का था। उस समय उसके परिवार में दादाजी, पापा, माँ, छोटी बहन पिंकी थे, उसके छोटे चाचा जी, जिनकी शादी उसके पापा के साथ ही हुई थी। मतलब दोनों की एक ही दिन शादी थी। वह 2 साल पहले अलग हो चुके थे, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। उस समय उनके घर के हालात अच्छे थे। दादाजी गांव के सरपंच थे। जमीन में भी अच्छी फसल होती थी। राज अब 4 वर्ष का हो गया तो उसे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। वह पढ़ने में जितना होशियार था, स्वभाव से उतना ही नटखट और चंचल था। दादाजी का लाडला था, इसलिए अगर लड़ाई झगड़ा करके घर आ भी जाता था तो कोई उसे कुछ नहीं कहता था। और गुस्सा उसमें इतना था कि बात बात में घर वालों से भी उलझ जाता था। छोटी सी बात पर घर के बर्तन फेंक देना, चीजें तोड़ देना। अगर छोटी सी भी इच्छा उसकी पूरी नहीं होती थी तो वह आग बबूला हो जाता था। उसके दादाजी उसको प्यार से समझाते कि राजू बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन उसके कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती थी। वह स्कूल जाता तो उसके पड़ोस में से एक लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ने जाती थी। राज दूसरी कक्षा में था
तब वह लड़की 7वीं में कक्षा में पढ़ती थी। राज को स्कूल ले जाने की और वापस लाने की जिम्मेदारी उसी लड़की की थी, जिसका नाम शांति था। उसके परिवार पर राज के दादाजी के बहुत एहसान थे। उसका परिवार जब इस गांव में रहने आया था, तब राज के दादाजी ने उनकी बहुत मदद की थी। ऐसे में शांति राज को बहुत लाड प्यार करती थी। राज को भी उसके साथ रहना, खेलना अच्छा लगता था। यहाँ तक कि अगर किसी दिन वह लेट हो जाता तो वह शांति के घर ही रुक जाता था, वहीं खाना खाना और वहीं सो जाना। कुल मिलाकर दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। एक दिन दोपहर का समय था और बात उस समय की है जब वह चौथी कक्षा में पढ़ता था। राज और शांति स्कूल से वापस आ रहे थे। रास्ते में शांति राज को कहने लगी कि जल्दी चलो, घर से स्कूल थोड़ा दूर था तो रास्ते में वक्त लग जाता था। शांति उसको हाथ के इशारे से हल्का सा धक्का देकर कह रही थी कि थोड़ा तेज चलो, लेकिन इसी बीच राज को धक्का थोड़ा जोर से लग जाता है और वह गिर जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वह वहीं से एक पत्थर उठाता है और शांति के पैरों पर मारने लगता है। शांति को लगता है कि ये पत्थर वह उसके सर पर मारेगा, इसलिए शांति नीचे बैठकर खुद को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन नीचे बैठे रहने के कारण पत्थर सीधा उसके चेहरे पर जाकर लगता है। उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। उसके नीचे के होठ पर गहरी चोट लगती है। खून देखकर राज घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। शांति धीरे धीरे खुद को संभालती है और घर आ जाती है, लेकिन जब उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी के चोट लगी हुई है तो वे उसके बारे में पूछती हैं। वह सब कुछ अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ उसी समय राज के घर जाती हैं और उसकी मम्मी को शिकायत करती हैं। उस समय राज के दादाजी घर पर नहीं थे। अब मैं राज को राजू नाम से संबोधित करूंगी, क्योंकि राज का बचपन का नाम राजू ही था, क्योंकि घर पर सभी उसे राजू ही कहते थे। स्कूल में राजू का नाम राजेंद्र था, क्योंकि सभी कागजों में उसका नाम राजेंद्र ही लिखवाया गया था। राजू के पापा उसके रोज रोज की शिकायतों से पूरी तरीके से तंग आ चुके थे। उस दिन उसके घर पर जमकर पिटाई हुई। शाम को उसके दादाजी घर आए। राजू के पापा ने बात की कि इस तरह से तो ये लड़का और ज्यादा बिगड़ जाएगा। अगर यही हालात रहे, एक दिन या तो ये जेल में होगा या पागल खाने। हमारे एक ही बच्चा है, इसीलिए हम इसे इतना लाड़ प्यार देकर बिगाड़ नहीं सकते। काफी देर सोचने के बाद उसके पापा ने दादाजी को कहा कि क्यों ना राजू को उसके चाचा जी के पास भेज दिया जाए। वहां शहर में रहेगा तो उसकी शरारतें थोड़ी कम हो जाएंगी और पढ़ भी लेगा। दादाजी ने इस विषय में अपने छोटे बेटे से बात की। उस समय लैंडलाइन फोन होते थे जो पूरे गांव में सिर्फ उनके घर पर ही था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी से भेज दीजिए, मेरे बच्चों के साथ ये भी पढ़ लेगा। दादाजी ने अगले दिन ही शहर जाने वाली बस से 2 बोरी गेहूं और कुछ पैसों के साथ उसको शहर भेज दिया। राजू को शहर की हवा कुछ खास रास नहीं आई। गांव में जो उसके दोस्त थे, उनके बिना उसका मन नहीं लगता था। गांव में स्कूल के पेड़ पर खेलना, गांव के जोहड़ पर जाकर मछलियों को आटा खिलाना, ये सब राजू को बहुत याद आ रहा था। साथियों से अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने छोटी सी बात पर शांति को पत्थर मार दिया। उसे शांति की बहुत याद आ रही थी, पर अब कर भी क्या सकते थे। अगले दिन उसको शहर के स्कूल में भेजा गया। यहाँ के स्कूल का माहौल, यहाँ की बंदिशें, नियम कायदे सब उसकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचा रहे थे। उसको अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। पहले दिन स्कूल जाकर वह घर आया तो आते ही चाची जी ने उसको बोला कि वहां से पानी की बाल्टी भर और पूरे घर में पोछा लगा ले। राजू, जिसने गांव में कभी पानी का लोटा तक नहीं भरा था, उसने जब ये सुना तो स्पष्ट मना कर दिया कि मुझसे नहीं होता ये सब काम। जब उसके मुंह से जवाब सुना तो उसकी चाची ने एक कसकर तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। उसने जब ये देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि उसकी माँ ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। राजू को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह कर कुछ नहीं सकता था। उसने चुपचाप पानी की बाल्टी उठाई और पूरे घर में पोछा लगा दिया। इतने बड़े घर में सफाई करने के बाद बुरी तरीके से थक गया था कि उसे कमरे में जाते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह 5 बजे उसकी चाची ने उसको उठा दिया और घर के काम में हाथ बटाने को बोला। वह जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसे कल का तमाचा अभी तक याद था। जल्दी से घर का काम करवाने के बाद वह अपना बस्ता लेकर के अपने चाचा जी के दोनों बच्चों के साथ स्कूल चल दिया। उसके चाचा जी के भी 2 बच्चे थे।
बड़ी बेटी निशा और छोटा बेटा निशांत। अब धीरे धीरे यही राजू की दिनचर्या बन गई थी। घर पर वह घर का काम करता, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ता। राजू जल्दी पढ़ाई में होशियार तो था ही, कोई भी चीज उसे बहुत समझ में आ जाती थी, पर पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका जीवन अब घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गया था, क्योंकि बाहर जाना मना था। चाची जी से डर भी लगता था, क्योंकि कभी भी वह आवाज लगा सकती थी किसी भी काम के लिए, और अगर वह उस समय घर पर नहीं होता तो बाद में उसे बुरी तरीके से मार पड़ती। उसके चचेरे भाई बहन थे जिनको उस पर दया आती थी। निशा और निशांत को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मम्मी राजू के साथ ऐसा व्यवहार करें। वह उन दोनों से बड़ा था, इसलिए वह उनका बहुत ख्याल रखता था। स्कूल कोई उन्हें कुछ भी कह देता, वह उनसे लड़ पड़ता था। राजू के चाचा चाची भी बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। जब भी वह निशा निशांत के लिए किसी बच्चे से लड़ाई करता, उसकी शिकायत जब घर पर आती तो उसके चाचा जी भी उसकी पिटाई करते थे। उसने जैसे तैसे 6 महीने निकाले। इस बीच उसकी चाची जी का बुरा बर्ताव बढ़ता ही गया। एक दिन वह रसोई में दूध गर्म कर रहा था। दूध का पतीला गर्म होने की वजह से उसके हाथ से छूट गया और पूरा दूध फर्श पर बिखर गया। इस घटना के बाद तो उसकी चाची जी ने जबरदस्त उसकी पिटाई की और उसे कहा कि उसे आज शाम का खाना नहीं मिलेगा। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह घर से बाहर गया और वहां से एक ईंट उठा लाया और अपनी चाची के सर में मार दी। खून का फव्वारा निकल चुका। दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। पड़ोसी भागकर आए और उसकी चाची जी को डॉक्टर के पास ले गए। शाम को चाचा जी घर आए तो एक बार फिर राजू की पिटाई हुई थी, और इस बार बेल्ट से। वह अपने चाचा जी के सामने हो गया था और उसने धमकी दी थी, या तो उसे गांव भेज दो, नहीं तो वह सब घर वालों को मार देगा। उसके चाचा जी भी इस बात को समझ चुके थे कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उसी दिन गांव में अपने भाई को फोन किया और कहा कि आप अपने बच्चे को ले जाओ। अगले दिन उसको घर लाया गया। राजू अपनी मम्मी को देखते ही उसके गले लिपट कर रोने लगा और उसने वादा किया अब वह कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उसकी कोई शिकायत नहीं आएगी, उसे फिर से शहर ना भेजा जाए। उसकी मम्मी ने जब पीठ पर चोट के निशान देखे तो उसने भी मना कर दिया कि मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में वापस शहर नहीं भेजूंगी। उसके दादाजी ने उसको प्यार से अपने पास बुलाकर समझाया कि राजू बेटा, इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। उसने अपने दादाजी से वादा किया अब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगले दिन से फिर गांव के स्कूल में जाने लगा। अब राजू पढ़ता तो गांव के स्कूल में था, पर उसे अपनी वार्षिक पेपर देने शहर के स्कूल में जाना था, क्योंकि उसका नाम उसी स्कूल में चल रहा था। वह इस बात से खुश भी था, क्योंकि बेशक उसकी चाची जी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थीं, परंतु निशा और निशांत को वह बहुत याद कर रहा था। उनके साथ खेलना, पेंटिंग बनाना उसे बहुत याद आ रहा था। एक दिन शाम के 8 बज गए। राजू अभी तक घर नहीं आया था। सबको बहुत चिंता होने लगी। वह घर से तो ये कहकर गया था कि खेलने जा रहा है, पर अभी तक आया क्यों नहीं। सूर्यास्त हो गया था। राजू अभी तक घर नहीं आया था। तभी पड़ोस के गांव से एक आदमी आया और उसके दादाजी को बोला कि आपके पोते ने मेरे बेटे के पैर की उंगलियां तोड़ दी। राजू के दादाजी ने जब ये सुना तो किसी तरह समझा बुझाकर उनको घर भेजा और उसकी तलाशी शुरू की। दादाजी समझ तो गए कि वह इसी डर से घर वापस नहीं आ रहा कि कोई उसे कुछ कहे ना। तभी गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि गांव का जो बड़ा मंदिर है उसके तहखाने से किसी के रोने की आवाज आ रही है। सबने जाकर देखा तो राजू एक कोने में बैठा रो रहा था। उसने जब अपने दादाजी को देखा तो उनके गले लग गया। उसको घर लाया गया। पूरे दिन रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसको हाथ मुंह धुलवाकर खाना खिलाया और फिर पूछा कि तूने उस लड़के के पैर की उंगलियां क्यों तोड़ी। उसने जो बताया वह सुनकर तो सब हैरान रह गए। उसने बताया कि वह कक्षा में बैठा था, उस लड़के का पैर उसके बैग से लग गया। मैंने उस लड़के को कहा कि माफी मांग ले, उसने माफी नहीं मांगी मुझसे। मुझे गुस्सा आया, मैंने ईंट उठाकर उसके पैर पर मार दी। राजू को समझाने की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। वक्त अपनी फितरत के अनुसार पंख लगाकर उड़ता रहा। राजू की शिकायतों में कोई कमी नहीं आई। कभी किसी के साथ मारपीट करना, कभी किसी को पीट देना, यही सब चलता रहा।
उसका जब 12वीं कक्षा का परिणाम आया तो वो उसमें फेल हो गया। घर वाले उसकी हरकतों से वाकिफ थे। वह समझ गया था कि फेल होने की वजह वह खुद है, परंतु अब घर कैसे जाए, घर वालों को जवाब कैसे दूंगा। जब उसने अपनी समस्या अपने दोस्तों को बताई तो उसके कुछ घटिया किस्म के दोस्तों ने उसे सलाह दी कि आज रात वो हमारे साथ ही रुक जाए। राजू के पास थोड़े बहुत पैसे तो रहते थे, उन्हीं पैसों से रात को शराब लेकर आए और उसको भी पीने को कहा, और यहाँ से उसे एक नया शौक भी लग गया। अब वह नशा भी करने लगा था। एक दिन जब उसके दादाजी को ये बात पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके परिवार में कोई नशा नहीं करता था। उन्होंने एक बार फिर राजू को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि मैं हमेशा तेरे साथ रहने वाला नहीं हूँ। जिंदगी तेरी है और इसे कैसे जीना है ये तू समझ ले। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि तू कुछ बने। तू इस तरह अपनी जवानी और अपने भविष्य को गलत कामों में बर्बाद मत कर। वह कुछ नहीं बोला और बात को अनसुना करके वहां से चला गया। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह अपने परिवार से भी बहुत कम बोलता था। जैसे तैसे उसने 12वीं पास कर ली। अब वह बीए प्रथम वर्ष में था। उसने सोच लिया कि अब मैं कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। उसके दादाजी कॉलेज के माहौल से, वहां के चुनाव के माहौल से पूरी तरह से वाकिफ थे। उनको डर था कि उनका बच्चा इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। दादाजी उसको किसी भी प्रकार की मुसीबत में पड़ते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि वे इस चीज के पक्ष में नहीं है। इस बात पर वह पूरी तरह से नाराज हो गया और उसने घर छोड़कर कहीं भाग जाने की धमकी भी दे डाली। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। उसके दादाजी ने कह दिया कि जहाँ जाना है जाए, जो करना है करे। वह इसके फैसले में उसका साथ नहीं देंगे। वह घर छोड़कर चला गया और अपने दोस्त के घर पर रहने लगा। उसने अपने दोस्त को कहा कि वह कुछ दिनों में कोई व्यवस्था कर लेगा, तब तक वो तेरे साथ ही रहेगा। पर उसी दिन शाम को उसके पास फोन आता है कि तेरे दादाजी की तबीयत खराब है, तू घर आ जा। वह अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, पर वह उनसे इस कदर नाराज था कि उसने घर वापस आने से मना कर दिया। अगले दिन उसके दोस्त ने कहा कि अपने घर चलते हैं, तो उसने कहा कि वह उस घर में कभी नहीं जाएगा जहां उसके सपनों को अहमियत नहीं दी जाती। परंतु उसके दोस्त ने कहा कि एक बार चलते हैं, दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उनसे मिलकर अपने वापस आ जाएंगे। और जब वो दोनों घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के सामने भीड़ लगी हुई है। वह लोग भीड़ को हटाते हुए अंदर जाते हैं। बाहर आंगन का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसके पैर बेजान हो गए। उसे एक कदम भी आगे की ओर नहीं चला जाता। वह वहीं गिर जाता है। उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पहले दिन शाम को उन्हें हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से चल बसे। अपने आखिरी समय में वो राजू को याद कर रहे थे, परंतु राजू लाख बार बुलाने के बावजूद नहीं आया। शायद अपनी इस गलती के लिए राजू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, और हकीकत तो ये है कि आज तक अपने आप को माफ भी नहीं कर पाया। 12 दिन तक तो रिश्तेदार व परिवार के सदस्य होने की वजह से सबका मन लगा रहा, लेकिन उनके जाने के बाद घर काटने को दौड़ता था। हर तरफ मायूसी, अकेलापन। सबको ये लग रहा था कि हमारे साथ ये हुआ क्या। दादाजी जो इस परिवार की रीढ़ की हड्डी थे, उनके साथ ही सब कुछ बिखर गया। धीरे धीरे घर की माली हालत भी खराब होने लगी। जमीन के अब 2 हिस्से हो चुके थे, एक हिस्सा चाचा जी के पास और एक हिस्सा राजू के पापा के पास। जमीन के उस छोटे से टुकड़े से घर का काम चलाना मुश्किल हो गया था। राजू को धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि अपने घर के हालात कोई सुधार सकता है तो वह मैं ही हूँ। उसने दिल से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। हर काम को छोड़ दिया था जिसके लिए उसके दादाजी मना करते थे। 3 साल में उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। राजू ने सोच लिया था कि मैं बीएड करूंगा। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसे अपने गांव का ही बीएड कॉलेज अवांटेड हो गया। उसके पापा ने भी पैसे साहूकार से उधार लेकर उसका एडमिशन करवा दिया। जब वह पहले दिन कॉलेज जा रहा था तो वह थोड़ा लेट था। भागते हुए जैसे उसने कक्षा में एंट्री की, वह किसी से टकराया। उसको इतनी जोर से चोट लगी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब थोड़ा संभला, सामने का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। श्रद्धा जल्दी जल्दी तैयार होकर भागती है। माँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे रुक, लंच बॉक्स तो लेती जा।
हाँ दे दो। स्कूटर उठाकर निकल जाती है। पूरा दिन क्लास लेने में निकल जाता है। स्टाफ रूम में आकर बैठ जाती है। लास्ट पीरियड खाली होता है, वहीं पर बैठकर डायरी पूरी करने लगती है। तुम नई आई हो स्कूल में, एक मीठी सी आवाज आती है। श्रद्धा सर उठाकर देखती है। एक बड़ी सुंदर सी लेडी टेबल के दूसरी तरफ बैठी उसे ही देख रही होती है। मेरा नाम चित्रा है, यहाँ साइंस की टीचर हूँ पिछले 25 सालों से। जी मैं श्रद्धा, मैंने अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की टीचर हूँ, श्रद्धा ने जवाब दिया। थोड़े ही दिनों में चित्रा और श्रद्धा की अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही दिनों में श्रद्धा स्कूल में भी एडजस्ट हो जाती है। चित्रा जी श्रद्धा को अपने बारे में बताती हैं कि उसके पति गुजर चुके हैं और उनके 2 बेटे हैं। एक विदेश में जाकर बस चुका है, दूसरा यहीं उनके साथ रहता है। श्रद्धा और चित्रा एक दिन एक कैफे में जाती हैं। आप बैठो चित्रा मैम, मैं लेकर आती हूँ। चलो ठीक है, ये कहकर चित्रा एक टेबल पर बैठ जाती है। अपना ऑर्डर काउंटर से लेकर श्रद्धा जैसे ही मुड़ती है, अपने पीछे शख्स से टकरा जाती है और उसकी ट्रे गिर जाती है। क्या मुसीबत है, कहते हुए जैसे ही सामने देखती है तो सन्न रह जाती है। सामने खड़ा शख्स भी उससे एकटक देख रहा होता है। वो तुरंत साइड से निकलकर चित्रा के पास पहुंचती है और कहती है, मैम चलो यहाँ से, यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं और चलते हैं। चित्रा को उसका व्यवहार कुछ अजीब लगता है, पर वो बिना कुछ कहे ही निकल जाती है। इधर वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा होता है। तभी उसके कंधे पर कोई अपना हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ डीके, यहीं खड़ा है, ऑर्डर नहीं लिया? हाँ अभी लाता हूँ। वैसे कौन थी वो, क्या तू जानता है उसे? अरे छोड़ ना, मैं नहीं जानता, कहकर डीके बात को टाल देता है। तो डीके मैं तैयार हूँ पार्टनरशिप के लिए, तेरेस कहता है और कॉफी का गिलास रख देता है। डीके कहता है तो फिर ठीक है, पेपर्स कल साइन कर लेते हैं। दोनों वहां से निकल जाते हैं। श्रद्धा कहीं और ना जाकर सीधा घर चली जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, जल्दी आ गई तू? तू तो कह रही थी कि देर हो जाएगी। हाँ बस आ गई, मन नहीं लगा, सोने जा रही हूँ, आप उठाना मत, कहकर अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके उसी से पीठ लगाकर खड़ी रहती है और आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहने लगते हैं। 1 महीने बाद चित्रा कहती है, अरे श्रद्धा, यहाँ पास में एक बड़ी अच्छी शॉप खुली है टाइल्स बाथरूम फिटिंग्स की, मेरे साथ चलेगी? स्कूल में जो रेनोवेशन चल रहा है उसकी सुपरवाइजर प्रिंसिपल ने मुझे बना दिया है। जी ठीक है चलूंगी, स्कूल के बाद ही जाना है ना? चित्रा कहती है, हाँ स्कूल के बाद चलते हैं। छुट्टी के बाद दोनों शॉप पर जाती हैं और वहाँ का सब डिस्प्ले देखती हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान होता है। चित्रा डिजाइन, अमाउंट, क्वांटिटी सब अच्छे से देखकर तय करके सेल्स गाय को कोटेशन देने के लिए कहती है। स्कूल का अपना प्रोसीजर चलता है। लड़का कहता है, उसके लिए आप हमारे ओनर से बात कर लीजिए, वो अपने मालिक को बुलाकर लाता है। चित्रा कहती है, आपका सामान सुंदर भी है और क्वालिटी भी अच्छी है और हमारे बजट में भी है। वो डीके कहता है, वो कहता है, थैंक यू मैम कि आपको पसंद आया। श्रद्धा थोड़ा आगे कुछ देख रही होती है। डीके की आवाज़ सुनकर वो चौंक जाती है और पलटकर देखती है। डीके भी उसको देखकर हैरान हो जाता है। तुम? उसको देखकर श्रद्धा जल्दी से कहती है, चित्रा मैडम मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। डीके तुरंत, रुको श्रद्धा, पर वो नहीं रुकती और भागती हुई निकल जाती है। चित्रा को भी कुछ समझ नहीं आता और वो भी हैरानी से देखती है। ठीक है, आप कोटेशन और सामान भिजवा देना, स्कूल का एड्रेस ये रहा। बाहर आकर देखती है तो उसे श्रद्धा दिखाई नहीं देती। वो भी घर के लिए निकल जाती है। वहाँ दुकान में रितेश भी ये सब देखता है। डीके, ये तो वही कैफे वाली लड़की थी ना, तू तो कह रहा था कि तू नहीं जानता, पर आज जो हुआ उससे तो लगता है कुछ पुराना मामला है। क्या चक्कर है ब्रो? डीके एक लंबी सांस भरकर कहता है, वाइफ है मेरी, पर पिछले सितंबर से साथ नहीं है। क्या? रितेश चौंक जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ऐसा कैसे हो गया यार, तुम्हारे जैसे सुलझे समझदार आदमी के साथ? इतवार को मिलकर बताता हूँ पूरी बात, आज रहने दे। चल ठीक है, इतवार को मिलते हैं। उधर चित्रा शाम को श्रद्धा को कॉल करती है। देखो श्रद्धा, ये तो मैं समझ गई हूँ कि तुम उसको जानती हो और बहुत कुछ है जो तुम अपने अंदर समेटे बैठी हो। अगर मुझ पर विश्वास लगे तो शेयर करना, वरना कोई बात नहीं।
श्रद्धा एक सांस छोड़ते हुए कहती है, वो मेरे पति हैं और हम पिछले सितंबर से अलग हैं। उन्होंने मुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम विवाहित हो? मैं तो तुमको अविवाहित सोच रही थी। चित्रा मैम, मैं आपको संडे को मिलती हूँ, तब सारी बात बताती हूँ। ठीक है, तुम आ जाना। मैं भी संडे फ्री हूँ, बेटा भी नहीं है, बाहर गया हुआ है। आखिरकार इतवार का दिन आ ही गया। इधर श्रद्धा अपने घर से चित्रा के घर जाने के लिए निकलती है और उधर डीके अपने घर से रितेश के फार्म हाउस जाने के लिए निकलता है। थोड़ी देर इधर उधर की कुछ बिजनेस की बात करने के बाद रितेश सीधा मुद्दे पर आता है। भाई, अब बताना क्या बात हुई जो तुम लोग अलग हो गए? डीके कहता है, मैं शुरू से बताता हूँ। मेरे पिता केदारनाथ शर्मा दिल्ली शहर जब मैं 5 साल का था तब आए। मेरा पूरा नाम धनकेश शर्मा है। दादाजी ने ये नाम रखा था। पापा नाम से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने शॉर्ट करके डीके कहना शुरू कर दिया। फिर सब डीके ही कहने लगे। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम जिस किराए के मकान में रहते थे, पापा का बिजनेस उनके साथ ही चल रहा था। वो अंकल जी एक दिन अचानक गुजर गए। पापा ने उनके परिवार की भी जिम्मेदारी उठा ली थी। जब मैं 12वीं कक्षा में आया तब एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की भी डेथ हो गई। हमारे घर में दुखों का जैसे सैलाब ही आ गया। साल भर में बिजनेस का बुरा हाल हो गया। पैसे की तंगी बढ़ने लगी। जुड़ा हुआ पैसा भी कब तक चलता। साल भर तो मामा जी और फूफा जी ने हेल्प करी। फिर मेरी 12वीं पूरी होने के बाद दोनों ने यही सुझाव दिया कि डीके को बिजनेस संभाल लेना चाहिए, वरना जितना बचा है वो भी चला जाएगा। मैंने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना बिजनेस संभाल लिया। मुझ पर माँ, मेरी 2 बहनों मधु और रश्मि, एक छोटा भाई हिमांशु जिसे हम प्यार से प्रिंस कहते हैं, इन सब की जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। 3 साल के भीतर मैंने वो घर भी खरीद लिया जिसमें हम किराएदार थे। पापा ने तो उनकी जिम्मेदारी उठा रखी थी, पर पापा के जाने के बाद हम अपना ही खर्चा बहुत मुश्किल से चला रहे थे, तो उनकी मदद कहाँ से करते। बस इतनी उनकी मेहरबानी थी कि हमसे घर खाली नहीं करवाया था। पर आंटी जी को जब कैंसर हुआ तो उनको इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी और वो घर बेचना चाहती थी। उनकी एक ही बेटी थी, उसकी पढ़ाई का जिम्मा मैंने ले लिया और थोड़ी बहुत बचत और लोन से मकान भी खरीद लिया। माँ का नाम सुमेधा था तो घर उनके नाम करा दिया और मकान का नाम सुमेधा भवन रख दिया। बाहर नाम तो सुमेधा केदार लिखा हुआ है, पर सब सुमेधा भवन ही बुलाते हैं। 2 साल पहले मधु की शादी कर दी। उसके पति निशांत एक बैंक में काम करते हैं। वो भी बहुत सौम्य, सुशील और मिलनसार हैं। मधु भी अपने घर में खुश है। पिछले 10 सालों में परिवार से अलग किसी और के बारे में सोचा नहीं। चित्रा के घर, आपका घर बहुत सुंदर है चित्रा मैम। आपके घर में आपकी कलात्मक रुचि दिखती है। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारी तारीफों का। आओ, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट प्लेस दिखाती हूँ। ये बालकनी को कांच से कवर कर मैंने यहाँ छोटा दीवान डाल दिया है। यहीं बैठते हैं, आ जाओ। चाय के कप लेकर दोनों वहीं बैठ जाती हैं। श्रद्धा चारों तरफ देखते हुए, वाओ यार, कितना सुंदर दिख रहा है सब कुछ यहाँ से। वेरी नाइस। आराम से पैर ऊपर करके बैठो और बताओ कि क्या बात है। मैं शुरू से बताती हूँ। मेरे पापा जीवन कुमार शर्मा एक दुकान के मालिक हैं। हमारी स्टेशनरी की दुकान है। मम्मी मीरा शर्मा हाउसवाइफ हैं और बड़ा भाई सालीन शर्मा और उनकी वाइफ रचना शर्मा। बस यही हमारा परिवार है। भैया की लव मैरिज है। भैया को दुकान का काम पसंद नहीं था। उनका रेडीमेड गारमेंट सप्लाई का बिजनेस था। भाभी भी काम करना चाहती थी तो दोनों अब मिलकर बुटीक चला रहे हैं। अब बची मैं शुरू से ही शैतान बच्ची थी, सबकी लाडली। कुछ भी करूं कोई ना कोई बचा ही लेता था। 12 क्लास पास करने पर पापा ने स्कूटर दिला दिया। मम्मी तो बहुत नाराज हुई थी, पर मैं बहुत खुश थी। रोज किसी न किसी काम के बहाने स्कूटर पर निकल जाना और मेरी पड़ोसन कम दोस्त टीना के साथ गोलगप्पे खाना। धीरे धीरे बीए और बीएड भी कर लिया। जिंदगी से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांगा था कभी, क्योंकि मम्मी पापा ने शुरू से ही दिमाग में भर दिया था कि टाइम से पढ़ाई और बस शादी, उसके बाद बस पति और अपना घर संभालो। लेकिन बीएड करने के बाद नौकरी करने की इच्छा जाग गई थी।
जब घर में बात करी तो सबने एक सुर में मना कर दिया। मेरी भाभी ने सपोर्ट किया ये कहकर कि मैं भी तो काम कर रही हूँ। पापा ने फिर भी मेरी इच्छा का मान रखते हुए सिर्फ इस शर्त पर नौकरी की इजाज़त दी कि शादी तय होते ही नौकरी छोड़ दोगी। मैं भी मान गई। मुझे तो सिर्फ अपना शौक पूरा करना था। मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी वहीं मुझे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब मिल गई। बहुत सुकून और खुश भरे दिन थे वो। फार्म हाउस। बहन की शादी के बाद माँ का ख्याल था कि एक बहू आनी चाहिए जो घर संभाल ले। वो भी अब थकने लगी थीं। हालांकि घर के कामकाज के लिए एक लड़की को लगाया हुआ था। उसका नाम सिया था। बहुत ही मेहनती लड़की थी वो। माँ का पूरे काम में मदद करती थी। उनकी डांट खाकर भी कुछ नहीं कहती थी। पिछले 5 सालों से हमारे घर में काम कर रही थी, पर माँ का मानना था कि और भी 10 जिम्मेदारियां होती हैं तो बहू आ जाएगी तो अच्छा ही है। कभी ना कभी कोई तो संभालेगा ही। अब लड़की देखने का काम शुरू हुआ। कई जगह हम मिलने भी गए, पर कहीं लड़की समझ नहीं आई और कहीं परिवार समझ नहीं आया। माँ ने दुकान के पास में जो बड़ा राम मंदिर था ना, वहाँ मेरी फोटो और बाकी की जानकारियाँ जमा करवा दी। वहाँ उनका एक ग्रुप था जिसमें वो लड़के और लड़कियों का बायोडाटा और फोटो रखते थे। फिर जो फोटो और बायोडाटा आपको पसंद आए उनसे मिलवा देते थे। फिर एक दिन पंडित जी ने माँ को बुलवाया और कहा, ये देखो तस्वीर और संबंधित सूचनाएं। छोटा परिवार है, धन धान्य से पूर्ण और लड़की सर्वोत्तम गुणों से भरी है। मेरा विश्वास है आपके बेटे के लिए एकदम उपयुक्त कन्या है। माँ भी मान गई और अगले शनिवार को जाना तय हुआ। पंडित जी ने फोन पर बात भी करवा दी और उनका नंबर भी दे दिया। घर आकर माँ ने फोटो दिखाई। सबने कहा लड़की तो बहुत सुंदर है। मेरा मन भी फोटो देखकर खुश हो गया। मुझे श्रद्धा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। चित्रा का घर। मम्मी पापा का पहले से ही तय था कि राम मंदिर से ही रिश्ता ढूंढेंगे, क्योंकि पापा के कई परिचितों ने अपने बच्चों की शादी वहीं के विवाह संबंध केंद्र के जरिए ही की थी। पापा को उन पर बहुत विश्वास था। एक दिन घर आकर पापा ने बताया कुछ लोग आ रहे हैं शनिवार को श्रद्धा को देखने। बस तैयारियां शुरू हो गईं। नाश्ते में क्या देना है, लंच क्या बनेगा, ज्यादा देर रुके तो और क्या स्नैक्स दे सकते हैं, अगर बात पक्की हो गई तो शगुन क्या देना है इत्यादि। सबसे बड़ा विषय था कि मैं क्या पहनूंगी। सबकी अपनी राय थी। मम्मी साड़ी कह रही थीं, भाभी ड्रेस के पीछे पड़ी थीं। मैंने चिल्लाकर कहा मैं सूट से अलग कुछ नहीं पहनूंगी और अगर ज्यादा फोर्स किया ना तो जीन्स टी शर्ट में ही मिलूंगी। ये सुनते ही सब सूट पर एकमत हो गए। किस्मत से उस दिन स्कूल की भी छुट्टी थी। तय समय पर वो लोग आ गए। मुझे भी डी के पहली नजर में ही पसंद आ गया। खाना पीना चला, बातचीत चलती रही। डीके की माँ ने साफ शब्दों में बता दिया था बहू से नौकरी नहीं करानी, बस कोई आकर घर संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। लंच लेने के बाद हम दोनों को अलग से बात करने का मौका मिला। हम दोनों आमने सामने चेयर पर बैठे थे। डीके की आंखों में एक निश्चल सा भाव था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि नौकरी छोड़ने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने भी नहीं में सिर हिला दिया और बताया कि पापा ने भी इसी शर्त पर नौकरी करने दी है। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद डीके ने मुझसे पूछा क्या मैं आपको पसंद हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा कि फैमिली को पता होगा। उसने पूछा कि आपको मेरा पूरा नाम पता है। मैंने भी कहा जी पापा ने बताया था डीके। वो बोले मेरा पूरा नाम धनकेश है। क्या धनकेश, ये कैसा नाम हुआ। ये बोलते हुए मेरी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी और वो बस मुझे देखे जा रहे थे। मुझे लगा वो बुरा मान गए तो मैं झट से बोली आई एम सॉरी। वो थोड़ा हंसी आ गई। फार्म हाउस। उसकी हंसी में इतनी कशिश थी कि मैं बस उसे देखता ही रह गया। मैं वहां से उठकर चल दिया। उसे लगा मैं नाराज हो गया हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी और मेरी बातचीत उसके घर की पहली मंजिल पर चल रही थी। नीचे आकर मैंने माँ को हाँ कह दिया। माँ भी खुश हो गई। आनन फानन में कुछ तैयारियां करके मेरा टीका और उसकी गोद भराई की रस्म उसी दिन संपन्न हो गई। सगाई और शादी के कार्यक्रम जनवरी में होने थे। इसी बीच बहुत सारी तैयारियां करनी थी, पर मैंने उसे कभी फोन कॉल नहीं किया। बीच बीच में मिलना होता रहा, पर वो भी फैमिली के साथ, अकेले कभी नहीं। क्या बात कर रहा है यार,
आजकल तो सब फोन पे लगे रहते हैं। शादी तय होते ही सबसे पहले फोन ही शुरू होते हैं। रितेश मुंह बनाते हुए बोला, यही तो बात है यार, मैं इन सब का आदी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं चाहता नहीं था, बस संकोच ही इतना था कि कोशिश ही नहीं करी। चित्रा का घर। शादी तय हो जाने पर भी डीके की तरफ से कोई फोन कॉल कभी नहीं आया। मेरे मन में कभी कभी अजीब से ख्याल आते। जब मैं अपने आसपास देखती, लड़कियां अपने होने वाले पति से घंटों बतियाती थीं। जनवरी एंड में हमारी शादी होनी थी। स्कूल में जब रिजाइन की बात आई तो स्कूल वालों ने साफ कह दिया कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मार्च से पहले मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, पर शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी जरूर मिल गई। बहुत सोचकर भाभी से बात करके मैंने डीके का नंबर लिया और एक दिन फोन मिला दिया। उधर से आवाज आते ही मैं बस इतना ही बोल पाई, जी वो मैं। फिर घबराकर फोन काट दिया। 1 मिनट के बाद उनका फोन आने लगा। मेरे हेलो बोलते ही वो बोले, जब फोन किया ही था तो बात क्यों नहीं की? जी वो मैं, कैसी हो श्रद्धा? ये सुनते ही मैं चौंक गई। आपको कैसे पता कि मैं ही हूँ? मेरा नंबर है कि आपके पास? नहीं, मुझे तो हमेशा ऑर्डर और डिलीवरी के लिए ही कॉल आती हैं, और जो कॉल करता है वो बिना बात किए फ़ोन नहीं काटता। मुझे अंदर से लगा कि तुम ही हो, वरना और कोई लड़की मुझे क्यों कॉल करेगी? तुम्हारी आवाज़ पहचान गया था। चलो अब बताओ क्यों फ़ोन किया? काम ज़्यादा होता था, फिर भी बात हो रही थी। शादी का दिन आ गया, सब तरफ शोर मस्ती चल रहा था। शादी भी धूमधाम से संपन्न हो गई। पापा ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब रीति रस्म निभाते निभाते आखिरकार मैं अपनी ससुराल पहुंची गई। ससुराल में भी बहुत अच्छे से मान सम्मान और प्यार से स्वागत हुआ। वहां भी रीति रस्म निभाते हुए सुबह से शाम हो गई। फार्म हाउस। घर की दहलीज पर आकर मुझे एक घबराहट सी होने लगी। किसी को अपनी जिम्मेदारी पर घर लाना, जीवन उसके साथ निभाना बहुत बड़ी बात होती है। सुख दुख सब साथ ही देखने हैं, तो मन थोड़ा विचलित हो रहा था। घर पर सब रिश्तेदारों ने श्रद्धा की खूब तारीफ की। सबने कहा, बहुत सुंदर बहू लाई हो सुमेधा, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। राम सीता के भी भाग्य में साथ रहना कहाँ लिखा था, पर आशीर्वाद देते वक्त ये कौन सोचता है। दिन भर की ढेर सारी रस्में निबटते निबटते थकान हो गई थी। रात को सुहागरात है कहकर माँ ने कमरे में जाने के लिए कहा और सुखी जीवन का आशीर्वाद भी दिया, पर संकोच के कारण पैर ही नहीं उठ रहे थे। फिर मधु मेरी बहन आई। क्या भैया, क्या सोच रहे हो? जाओ, आपका ही कमरा है। आपको तो अपने कमरे में जाने में संकोच हो रहा है। सोचो, हम लड़कियों को नया घर, नया कमरा, सब कुछ नया होता है तो कितनी घबराहट होती होगी। ये सब सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगा। दोनों बहनों को नेक देकर मैं अपने कमरे में आया तो देखा श्रद्धा बेड के पास खड़ी थी। आपका मेरे घर, मेरे बेडरूम में स्वागत है। श्रद्धा ने चौंक कर मुझे देखा और एक हंसी की आवाज कमरे में गूंज गई। उसकी हंसी पर ही तो मैं फिदा हुआ था। चलो पहले चेंज कर लेते हैं। मैंने देखा उसने शादी वाला लहंगा ना पहनकर साड़ी पहन रखी थी। मैंने तो चेंज कर रखा है, आप कर लो। मैं चेंज करके आया, बेड पर बैठ गया, वो ही बेड पर बैठ गई। हम दोनों ने बातें शुरू की और बातें करते करते नींद आ गई। हम दोनों ऐसे ही सो गए। हम दोनों ही इतने थके हुए थे कि कुछ होश ही नहीं था। सुबह 5 बजे मधु ने दरवाजा खटखटाया। चित्रा का घर। दरवाजे की खटखटाहट से मेरी नींद खुली तो खुद को देखा तो मैं डीके के पैर की तरफ सो रही थी और वो मेरे पैर की तरफ सो रहे थे। मेरी ननद ने मुझे तैयार होकर आने के लिए कहा। दिन भर वही रस्म और मिलना जुलना चला। मैंने पहली बार खाना बनाया था। सबने खूब तारीफ भी की और मुझे ढेरों आशीर्वाद के साथ शगुन भी दिए। मेरे नंद के पति भी बहुत हंसमुख और मिलनसार इंसान थे। पूरा हफ्ता हंसी खुशी में ही बीत गया। मेरी छुट्टियां भी खत्म हो रही थीं। सोमवार से मुझे भी स्कूल ज्वाइन करना था। मेरी सास खुश तो नहीं थी, पर मना भी नहीं किया। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि सिर्फ 2 महीने की बात है। घर की जिम्मेदारियां भी अभी तक मुझे नहीं दी गई थीं। डीके और मेरा बातों का सिलसिला जारी था। हम दोनों एक दूसरे से मन से जुड़ने लगे थे। बस तन का मिलन होना बाकी था। शायद कोई विश्वास ना करे, पर सच सिर्फ हम दोनों को पता था। मुझे तो दोस्तों ने कुछ और ही बताया था, पर यहाँ तो कहानी ही विपरीत थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शनिवार की रात को जब डीके ने संबंध आगे बढ़ाया
तो पता नहीं क्यों मुझे गुदगुदी के एहसास के साथ जो हंसी छूटी फिर रुकी ही नहीं। डीके ने मुझे घूर कर छोड़ दिया। मुझे लगा कि शायद वो नाराज हो गए हैं, पर पता है वो क्या बोले? ठीक है, अभी जितना हंसना है हंस लो, बाद में मेरे होठ तुम्हें हंसने नहीं देंगे। ये सुनते ही मेरी हंसी रुक गई और दिल की धड़कनें भी रुक सी गईं। हमारा रिश्ता जीवन के नए एहसासों से गुजर रहा था। सुबह की अलसाई किरणों के साथ जब आँख खुली तो खुद को उनकी बाहों में पाया था। मैं बहुत खुश थी। नए रंगों के साथ जिंदगी भी रंगीन हो चली थी। सोमवार से स्कूल शुरू हो गया। डीके मुझे स्कूल छोड़ आते और वापस मैं खुद आ जाती। कभी कभी सासू माँ का ताना निकल ही जाता कि बहू का सुख मार्च के बाद ही मिलेगा, और उस पर पड़ोस की महिलाएं आकर उसमें अपनी बातों का छौंक भी लगा जाती, पर मैं सारी बातों को सुनकर अनसुनी कर देती थी। शादी की पहली रात में ही डीके ने मुझे बता भी दिया कि माँ थोड़े तीखे स्वभाव की हैं। वो चाहे जो कुछ भी कहें, तुम कभी उनको पलटकर जवाब नहीं देना। डांटना उनकी आदत में शुमार है। तुम्हें कुछ भी शिकायत हो मुझे बताना, पर माँ को जवाब मत देना। उसने मुझे अपने परिवार का पूरा इतिहास भी बताया था। धीरे धीरे मैं जितना डीके को जान रही थी, उनके लिए प्यार और इज्जत मेरे दिल में उतनी ही बढ़ रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।